रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर रेनफोर्समेंट से रिलेटेड जितने भी क्लॉज हैं IS 4-5 से 2000 में और उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंस एग्जाम में उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ बी इन अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज गिवन बाय। ऑप्शन है VU अपॉन BD, सारे ऑप्शंस गिवन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 RPSC JEE में। सो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ बी से। तो टाउ बी इक्वल टू होता है दैट इज VU अपॉन B इंटू डी। ये IS 4-5 से 2000 में भी मेंशन है। यहाँ पे जो VU है वो क्या है, डिजाइन शेयर फोर्स है, याद रखिएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन शेयर फोर्स एट अ क्रिटिकल सेक्शन इन अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 300 mm and the effective depth is 500 mm is 270 kilonewton. The permissible shear stress in concrete on the basis of percentage of steel reinforcement is 0.4 Newton per mm square. Which of the following statement is correct? Take tau max is equal to 1.6 Newton per mm square. और आपके पास ये आपको ऑप्शंस गिवन हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPSC JEE 2016 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को कर लिए तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में अगर देखिए तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है उसमें क्या है, शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन फॉर अ शेयर फोर्स, मतलब कि डिजाइन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है कितने शेयर फोर्स के लिए वो आपको निकाल सकते हैं, या लास्ट ऑप्शन में गिवन है कि आपको बीम जो है रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो गिवन है विड्थ ऑफ द बीम दैट इज 300 mm, तो स्मॉल बी गिवन है 300 mm, ठीक है। एंड आपको इफेक्टिव डेप्थ गिवन है दैट इज स्मॉल डी गिवन है दैट इज 500 mm। आपको डिजाइन शेयर फोर्स कितना गिवन है दैट इज VU आपको गिवन है दैट इज 270 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट इज 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब कि आपको टाउ सी गिवन है, ठीक है। तो टाउ सी कितना गिवन है दैट इज 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और आपको टाउ सी मैक्स भी गिवन है दैट इज 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। तो दैट इज VU इक्वल टू होता क्या है, टाउ बी इक्वल टू होता है दैट इज VU अपॉन B इंटू डी। अब यहाँ पे VU कितना है 270, तो 270 इंटू 10 पावर 3 अपॉन B कितना है दैट इज 300 और D कितना है दैट इज 500। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी दैट इज 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए टाउ बी की वैल्यू कितनी है 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टाउ सी की मैक्स की वैल्यू आपको है गिवन है 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये IS 4-5 2000 में है कि अगर टाउ बी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से एक्सीड नहीं कर सकती है, टाउ बी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज़्यादा से एक्सीड नहीं कर सकती है। अगर हो रही है टाउ बी अगर ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स है, अगर हो भी रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन शुड बी रीडिजाइन, ठीक है, रीडिजाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब होगा क्या कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टाउ सी देखेंगे, टाउ सी मैक्स देख लिया तो टाउ बी निकाल लिया, तो देख लेंगे कि यहाँ पे 1.8 है टाउ बी और टाउ सी 0.4 है, तो देखेंगे कि हमको शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायरमेंट है। बट ऐसा नहीं है, आपको टाउ सी मैक्स गिवन है तो उसको क्रॉस चेक जरूर करना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट आप देखेंगे टाउ बी की वैल्यू ज़्यादा है टाउ सी वैल्यू की कम है तो इसका मतलब नीड ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट है, तो आप फिर कितने शेयर फोर्स के लिए शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायरमेंट होगी वो आप निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आंसर आपको कोई बी या सी में से आपको आंसर कोई आप लगा दोगे, ठीक। मगर ऐसा नहीं है, टाउ सी मैक्स गिवन है तो आपको क्रॉस चेक जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम एट द एंड्स हैज अ क्लियर स्पैन ऑफ 5 मीटर and 0.5 meter effective depth. It carries a uniformly distributed load
100 kilonewton per meter. The design shear force for the beam is options given है UPSC 2015 SSC 2007 and 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन शेयर फोर्स की बात कर रहा है, आपको फाइंड करना है VU फाइंड करना है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पूरे पे यूटीएल लगा है, यूटीएल कितना है W लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कितना है, दैट इज 100 किलोन्यूटन पर मीटर एंड द स्पैन ऑफ द बीम कितना है, दैट इज ये आपका 5 मीटर, ठीक है, क्लियर स्पैन है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में पूरे पे यूटीएल लगा तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होता है, दैट इज WL/2 होता है। तो इट मींस अगर VU को फाइंड करना है तो क्या होगा, दैट इज WL/2, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि हम डिजाइन शेयर फोर्स की बात करें तो लिमिट स्टेट में जो भी लोड लेते हैं वो अल्टीमेटली लोड फैक्टर लोड लेते हैं, ठीक है। इट मींस 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे लोड फैक्टर से, मल्टीप्लाइड बाय U दैट इज 100 हो गया, इनटू L कितना दैट इज 5/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 375 किलोमीटर आएगी। अब देखिए ऑप्शन तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ इसमें है। तो फिर तो हुआ क्या है कि जिसने भी पेपर बनाया उसने क्या किया है, इसका सोल्यूशन कैसे दिया होगा, उसने क्या किया है कि WU को ही क्या मान लिया, 100 मान लिया है, उसको सॉल्व कर दिया शायद। तो WU को मान लिया उन्होंने 100 मान के किया है, तो अगर 100 कर लेते तो 100 इंटू 5/2 तो कितना आ गया, दैट इज 250 किलोमीटर, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है कि ऐसा ये गलत है, क्योंकि 100 आप ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला है टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। इसका मतलब भी आपको W ही गिवन है, फैक्टर लोड या अल्टीमेट लोड नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत 2010 में पूछा गया है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। तो अगर इसका सोल्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 250 किलोमीटर है, बट एक्चुअली होना चाहिए 275, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अभी हम दे देते हैं, दैट इज ए ऑप्शन ही दे देते हैं, 250 किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the nominal shear stress that is tau v exceed the design shear strength of the concrete tau c, the nominal shear reinforcement as per IS 456 shall be provided for carrying a shear stress equal to, ऑप्शन से गिवन है tau v minus tau c plus tau c, ठीक है। कह रहा है कि tau v की वैल्यू एक्सीड कर रही है tau c से ज्यादा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है tau v इज ग्रेटर देन tau c है, इट मींस क्या है, आपको नीड ऑफ शेयर एनफोर्समेंट है। अगर आपको नीड ऑफ शेयर एनफोर्समेंट है तो कितने शेयर फोर्स के लिए आपको रिइंफोर्समेंट है, आपको शेयर एनफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो हम क्या दैट इज VOs निकाल लेते हैं, तो होता क्या है, दैट इज VU माइनस tau c इनटू PD। ये कोड में प्रोविजन है कितने आपको शेयर फोर्स के लिए शेयर एनफोर्समेंट देना है, तो VOs आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, टोटल में से टोटल शेयर फोर्स में से tau c इनटू BD कर दो, ठीक है। अब देखिए VU क्या होगा, आपने पढ़ा है tau v नॉमिनल स्ट्रेस इक्वल क्या होता है, VU अपॉन PD। तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tau v इंटू BD लिख सकते हैं माइनस tau c इंटू BD। इट मीन्स अगर यहाँ पे BD को कॉमन ले ले तो क्या बचा अंदर, दैट इज tau v माइनस tau c इंटू BD, ठीक है। इट मीन्स जो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस जो आपको होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, दैट इज tau v माइनस tau c होगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the nominal shear stress tau v at a section does not exceed permissible shear stress tau c, ऑप्शन है minimum shear reinforcement is still provided, shear reinforcement is provided to reduce the nominal shear stress, no shear reinforcement is provided, shear reinforcement is provided for the difference of 2। ये सारे ऑप्शंस गिवन है और आपको क्वेश्चन पूछा गया ये से 1995 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि tau v की वैल्यू एक्सीड नहीं कर रही है tau c, tau v की वैल्यू एक्सीड नहीं कर रही है, परमिसिव शेयर स्ट्रेस tau c से एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है। इट मींस अगर एक्सीड नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है कि नो नीड ऑफ शेयर एनफोर्समेंट, नो नीड ऑफ शेयर एनफोर्समेंट, ठीक है। बट मिनिमम एनफोर्समेंट, बट मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट should be provided। अगर आपको शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी आपको मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है।
अब होगा क्या, देखिए आपको ये 3-4 पॉइंट्स याद रखिएगा कि अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से ज्यादा आती है, इट मीन्स आपको नीड ऑफ शेयर एनफोर्समेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि टाउ सी की वैल्यू अगर टाउ वी किससे ज्यादा है, मतलब कि नो नीड ऑफ शेयर एनफोर्समेंट बट minimum share enforcement should be provided. Minimum share reinforcement should be provided. तीसरा क्या है कि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। अगर हो रही है टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा कि सेक्शन जो है रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा भी था। अब होगा कि बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अच्छा देखेंगे कि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, इट मींस नो नीड ऑफ शेयर एनफोर्समेंट, तो क्या करेंगे सी ऑप्शन लगा देंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल टेंशन इन अ बीम। ऑप्शन है इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, increase below the neutral axis and decreases above the neutral axis remains same। ये सारे ऑप्शंस किए हुए हैं। अगर हम थोड़ा रिकॉल, अगर हम लोग बात करें, अगर कोई बीम बनाते हैं, सिंपल बीम मान लिया, बीम लिया, ठीक है, और जो बीम आपकी मान लिया, ठीक है, सिंपल सोटेड बीम है, और यहाँ पर हमने न्यूट्रल एक्सिस ले लिया, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर इसमें जो क्रैक्स आते हैं तो डायगोनल क्रैक कहाँ पे होता है, डिस सपोर्ट्स पे होता है, क्योंकि शेयर फोर्स ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स पे। तो जो डायगोनल क्रैक होते हैं वो 45 डिग्री होते हैं, इस टाइप से बनते हैं। और मिड पर क्या होता है, वो 90 डिग्री पे बनते हैं क्रैक्स। ठीक है, तो ये जो क्रैक्स आते हैं सारे, ये बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ही होते हैं। ठीक है, तो अगर अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें और डिटेल में जाएंगे तो कैसे ये क्रैक्स आते हैं वो सारे एनालिसिस आपको थ्योरी में आपको गिवन है। बहुत लंबा बहुत लेंथी प्रोसीजर है बताने समझाने के लिए। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो है क्या कि अब अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम जाएंगे तो क्या होगा, क्रैक्स डिक्रीज करेंगे, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जो क्रैक्स है वो इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा कि इंक्रीजेस below the neutral axis and decreases above the neutral axis। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statement is correct। क्या बोला गया, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट इन अ बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स। अच्छा, अब ऑप्शंस क्या है कि टू रेजिस्ट द एक्स्ट्रा शेयर फोर्स ड्यू टू लैग लोड, टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ द श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट, सी ऑप्शन है टू रेजिस्ट द प्रिंसिपल टेंशन, एंड डी ऑप्शन टू रेजिस्ट द शेयर क्रैक एट द बॉटम। ये ऐसे 2004 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम मिनिमम एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप, तो क्यों करते हैं, ताकि अभी मैंने बताया डायगोनल टेंशन आता है। ठीक है, डायगोनल टेंशन क्या है, ये क्रैक्स आते हैं 45 डिग्री पे, क्योंकि सपोर्ट्स पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है। क्यों होता है कि सपोज अगर मान लीजिए सिंपल सेपरेट बीम है और पूरे पे यूडीएल लगा है, मान लीजिए डब्ल्यू, एंड स्पैन ऑफ द लेंथ इज कैपिटल एल है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, दैट इज सपोर्ट्स पे कितना है, दैट इज WL/2। अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें SFD, ठीक है, तो आपको ये होगा, इट मींस शेयर फोर्स सब, इट मींस सपोर्ट पे सबसे ज्यादा शेयर फोर्स है और मिड पर क्या हो, शेयर फोर्स 0 है। ठीक है, तो क्रैक सपोर्ट से ज्यादा आते हैं, तो उन क्रैक को रजिस्ट करने के लिए हम शेयर एनफोर्समेंट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, टू रजिस्ट द शेयर क्रैक एट द बॉटम ऑफ द बीम। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शंस आपको गिवन है, यूपीएससी जेईई 2016 का क्वेश्चन है। अगर आपको शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो किस किस फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला तो आपको वर्टिकल स्टीरअप दे दें, दूसरा क्या है कि आप बेंट अप बार के फॉर्म में दे सकते हैं, बेंट अप बार्स, और तीसरा क्या है आप इंक्लाइन स्टीरअप भी दे सकते हैं। ठीक है, इंक्लाइन स्टीरअप भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चूज करना है कि किस सिचुएशन के हिसाब से हमको कौन सा शेयर एनफोर्समेंट किसके फॉर्म में देना है। ठीक है,
कि वर्टिकल में देना है कि बंटअप बार की केस शेप बंटअप बार देना है या इंक्लाइन देना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन शेयर स्ट्रेंथ बी इंश्योर्ड इन अ बीम। ठीक है, ये इसी 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, बाय प्रोवाइडिंग द बेंडिंग वर्क ऑन द मेन बार्स, बाय प्रोवाइडिंग H/ST बार इंस्टेड ऑफ माइल्ड स्टील बार्स, प्रोवाइड राउंडेड एग्रीगेट, और लास्ट है बाय प्रोवाइडिंग स्टीरअप्स। तो हम लोग स्टीरअप्स ही प्रोवाइड करते हैं शेयर एनफोर्समेंट के लिए। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, स्टीरअप्स होता क्या, अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं बीम है और बीम में ये आपकी मेन बार जा रही है, ये मेन बार है और ये आपका स्टीरअप्स है। अब ये स्टीरअप कौन सा है, ये स्टीरअप आपका है वर्टिकल स्टीरअप है पहले तो, ठीक है, वर्टिकल स्टीरअप है। और दूसरा क्या है कि वर्टिकल स्टीरअप में भी कौन सा है, 2 लेग है 4 लेग है, तो यहाँ पे कितने लेग है, 1 और 2, मतलब कि 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप। तो ये जो आपका क्या है कि ये मेन बार है और ये हम लोग क्या करते हैं, स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि शेयर फोर्स जो है सपोर्ट से मैक्सिमम होता है, उसके वजह से डायगोनल क्रैक्स आते हैं, उसको खत्म करने के लिए हम शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग द स्टीरअप, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल टेंशन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम एज, यूकेपीएससी ए 2012 का क्वेश्चन है। तो डायगोनल टेंशन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द बीम, तो क्यों प्रोवाइड करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल बार, दूसरी ऑप्शन है बेंटअप बार और वर्टिकल स्टीरअप, तीसरा है हेलिकल रिइंफोर्समेंट, डी है 90 डिग्री बेंड एट द बेंड ऑफ द मेन बार। अब देखिए कि हमने अभी बात किया था कि शेयर रिइंफोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डायगोनल टेंशन की बात करें तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, किस फॉर्म में दे सकते हैं, या तो वर्टिकल स्टीरअप दे सकते हैं, या तो बेंटअप बार दे सकते हैं, या तो इंक्लाइन स्टीरअप दे सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल बार तो हो नहीं सकता, और हेलिकल जो हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं रिइंफोर्समेंट, ठीक है, ये भी हो नहीं सकता। 90 डिग्री बेंड की अगर बात करें तो जनरली हम लोग डेवलपमेंट बेंड की बात करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, बेंटअप बार्स एंड वर्टिकल स्टीरअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्टीरअप्स स्पेसिंग इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एन आरसी बीम, then the shear capacity of stirrup steel is equal to, ऑप्शंस गिवन है। आप देख सकते हैं Fy क्या है, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ है, और ASB क्या है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टीरअप स्टील। ये ऐसे 2015 का क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ बोला है स्पेसिंग जो है दैट इज SV किसके इक्वल है, दैट इज 0.75 ऑफ डी के। डी क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। आपको शेयर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज V बस, ठीक है, इक्वल टू होता क्या है, दैट इज 0.87 Fy ASB into D upon SV, तो that is 0.87 Fy ASB into D, और स्पेसिंग की वैल्यू कितनी है, that is 0.75 of D। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी that is 1.16 Fy into ASB। तो हम करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो इनको करेक्ट। सो अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर एनफोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर शैल नॉट एक्सीड। ऑप्शंस आपको गिवन है, आरपीएससी ACF 2011 का क्वेश्चन है। सो अगर बात करें IS 452 की क्लॉज की बात करें तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर एनफोर्समेंट की अगर बात करते हैं, क्लॉज है ये, इसमें बोला गया है the maximum spacing of shear reinforcement measured along the axis of the member shall not exceed 0.75 of D for the vertical stirrups and small d for the inclined stirrup at 45 degree, where small d is equal to, where small d is the effective depth of the section। इसके बाद इसी में क्लॉज ये भी मेंशन है, in no case shall be spacing exceed 300 mm। देखिए वर्टिकल अगर आप शेयर एनफोर्समेंट की बात करें, अगर उसके लिए आप वर्टिकल स्टीरअप ले रहे हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग क्या हो सकती है, नंबर 1 कि 0.75 ऑफ डी, वेयर स्मॉल डी क्या है, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, और सेकंड क्या है, दैट इज किसी भी केस में 300 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ये जो आप निकालेंगे, ठीक है, तीनों में से चेक करेंगे तो 300
कोड में प्रोविजन हो गया कि 300 mm से आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज 0.75D एंड 300 mm विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। और इंक्लाइन की अगर बात करें, इंक्लाइन स्टील आप दे रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, नंबर 1 मैक्सिमम स्पेसिंग चेक करने के लिए दैट इज डी, और सेकेंड कंडीशन क्या है, और 300 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच एवर इज लेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ये वर्टिकल स्टेयर्स की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, 0.75 ऑफ डी, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज, ऑप्शन आपको गिवन है, एसएससी जेईई 2016 की क्वेश्चन है। सो अगर आपको मिनिमम एनफोर्समेंट आपको देना है तो कितना आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम एनफोर्समेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए क्लॉज क्या गिवन है, ASV अपॉन B इंटू SV, ठीक है, इज इक्वल टू दैट इज 0.4 अपॉन 0.87 ऑफ FY। ASV क्या है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीट ऑफ, SV क्या है, दैट इज स्पेसिंग है, B आपकी विड्थ ऑफ द बीम हो गई, FY क्या, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है पहले से भी। यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम परसेंटेज बोला है ऑफ शेयर एनफोर्समेंट, परसेंटेज की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर दें, डी से डिवाइड कर दें, तो ASV अपॉन BD इज इक्वल टू दैट इज 0.4 इंटू SV कर दिया अपॉन 0.87 FY इंटू डी। अब परसेंट, अगर PST हम लोग जनरली फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील, तो क्या करते हैं, दैट इज AST अपॉन BD इंटू 100 करते हैं, यही होता है हमारा परसेंटेज ऑफ, अगर फाइंड करना होता है परसेंटेज ऑफ स्टील। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका परसेंटेज हो गया, मिनिमम परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 45.9 SP अपॉन FY इंटू डी। अब देखिए आपके ऑप्शंस क्या है, 40 SP अपॉन FY इंटू डी, मतलब कि क्या है कि यहाँ पे आपका 40 लिया गया है। तो हुआ क्या है कि जिसने सॉल्यूशन दिया होगा इस क्वेश्चन का, उसने क्या किया है, 0.87 FY को उसने मान लिया है FY। अगर आप इस कंडीशंस को लेके चलेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा वैल्यू, दैट इज 40 SB अपॉन FY इंटू डी। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a 2 leg 8 mm diameter HYSD bar is used as a shear reinforcement for a beam of 230 mm width and the effective depth is 300 mm, what is the nearest magnitude of the spacing of minimum shear reinforcement, minimum shear reinforcement की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस आपको गिवन है, ये से 2015 का क्वेश्चन है, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट की बात की जा रहा है। तो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट की कंडीशंस क्या है, दैट इज ASV अपॉन B इंटू SV इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, दैट इज 0.4 अपॉन 0.87 FY। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमको क्यों परसेंटेज निकालना था, हम एक इक्वल बना लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो लेग है, दो टू लेग है 80 mm के, HYSD बार, यहाँ पे HYSD बार बोला है, तो कौन सा ग्रेड हो, FE500 भी हो सकता है, FE415 भी हो सकता है। तो हम लोग 415 लेके सॉल्व करेंगे। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि यहाँ पे ग्रेड भी मेंशन करना चाहिए कौन सा ग्रेड है, बट अभी हम लेके FE415 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ASV आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 5/4, 2 लेग है इंटू 8 स्क्वायर, 8 mm का डायमीटर है। B आपको गिवन है कितना है, 230 mm है, ठीक है। इफेक्टिव दैट इज स्मॉल डी गिवन है, 300 mm गिवन है, ठीक है। तो मिनिमम स्पेसिंग हमको निकालना है, पुट कर देते वैल्यू, दैट इज 2 इंटू 5/4 इंटू 8 स्क्वायर अपॉन B कितना है 230 इंटू ASV कितना है आपका, ASV तो निकालना ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इज 0.4 अपॉन 0.87 इंटू 415। तो SV जो आपकी वैल्यू आएगी इसकी, ये आएगी 394। तो इसको राउंड अप करके जो लिया गया दैट इज 390 लिया गया, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और
और शेयर एनफोर्समेंट के कुछ क्वेश्चन अभी और रह गए हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।